हम मौजूद हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र में। खास मेहमान और खास बातचीत में पहली बार कांग्रेस की टिकट से सशक्त दावेदारी ठोक चुके हैं राहुल राव। 27 साल हो चुके आपको कांग्रेस में टिकट मांगते नहीं, कांग्रेस पार्टी में काम करते। तो फिर अब टिकट मांग रहे हैं, अब भी काम कीजिए। किसने कहा टिकट मांगने को? जब आदमी संगठन में काम करता है तो उसकी इच्छा होती है, तो हमारी भी इच्छा है कि संगठन में इतने वर्षों तक काम किया है, अब समय है अपने क्षेत्र की सेवा करने का। कितना आसान समझते हैं टिकट लेना? आपकी बार 28 कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं, क्या आप इतना आसान समझते हैं? रास्ता इतना आसान नहीं है, लंबी डगर है। संगठन का कोई भी व्यक्ति जब काम करता है, मेहनत करता है, तो उसे अपनी मेहनत पे विश्वास होता है और हर व्यक्ति का हक है कि वो टिकट मांगे। अगर यहाँ से 28 उम्मीदवार हैं तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से सशक्त रूप से मजबूत होकर उभर रही भगदड़ मचने वाली है। हाँ? टिकट की घोषणा होती है, क्या होता है जो पार्टी के मजबूत सिपाही है, ये बीजेपी वाली हालत होने वाली है। आसान कुछ नहीं है। आसान उन लोगों को लिए लगता होगा जो समय समय पर पार्टी, नेता, नीति और नियत बदलते रहते हो। राहुल राव को टिकट नहीं मिली तो साथ खड़े रहेंगे अब की बार पार्टी की, या फिर चुनाव लड़ने का पूरा डेफिनेटली इरादा है? अपने जीवन के अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे इस बार मौका देगी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखती है। जब भी 10 साल से हारते आ रहे हैं अहिरवाल क्षेत्र में, देखिए हार सीट निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको। आपका सीधे पड़ रही है इतने बड़े और आपकी बार भी आपकी हालत बहुत बदली अहिरवाल क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने नकारा था, लोगों का मन था पिछली बार भी, और लोग इस बार और अधिक सजग है। उन्होंने देखा कि पिछली बार कुछ कारणों से सरकारें नहीं बन पाई। इस बार आप मार्जिन देखेंगे कि कांग्रेस के उम्मीदवार कई हजार वोटों से जीतेंगे। कितने गांव आते हैं कोसली में आपके? कोसली में 138 गांव हैं, 274 बूथ हैं। कितनी बार जा चुके हैं आप लोग? लगातार सुख में और दुख में। आज यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। कोई भी आदमी, आपके पास कोई मशीन है? हाँ, है। मेरे पास सोच है। भगवान ने हमें अवसर दिया, पार्टी मौका देगी, लोगों का आशीर्वाद मिला, तो हम कोसली को हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। ये विधायक बनना चाहते क्यों? क्यों? मकसद क्यों बनाया? 27 साल बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते थे, मेरा बड़े बिजनेसमैन हो सकते थे आप। मैं समझता हूँ कि भगवान ने वो संस्कार मुझे अपने पूर्वजों से मिले हैं, अपने परिवार से मिले हैं, तो कभी व्यवहार में आप परिवर्तन नहीं देखेंगे। और इस क्षेत्र की और प्रदेश की जो सेवा है ना, वो ईमानदारी से करेंगे जब तक सार्वजनिक जीवन में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इस हरियाणा का समान विकास हुआ, नहीं तो हमेशा क्षेत्रवाद हावी था। उद्योग कौन लेके आया? उद्योग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लेके आए। उस टाइम रोजगार में नंबर 1 था। आज आंकड़े तो सरकारी आंकड़े हैं, आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र में। और अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति कुछ अलग तरीके की है। हमारे साथ एक खास मेहमान पहली बार हमारे कैमरे पे खास बातचीत में मौजूद हैं और कई विषयों पे बातचीत करेंगे इनसे बेबाक तरीके से, क्योंकि पर्सन हमारे बड़े तीखे होते हैं और तीखे पर्सनों के साथ ही हम इनके साथ बातचीत करेंगे। खास मेहमान और खास बातचीत में पहली बार कांग्रेस की टिकट से सशक्त दावेदारी ठोक चुके हैं राहुल राव। पोस्टरों से हटा पड़ा पूरा विधानसभा क्षेत्र कोसली, जहां जिधर भी जाते हैं हम। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। शुक्रिया लांबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल राव जी, 27 साल हो चुके आपको कांग्रेस में टिकट मांगते नहीं, कांग्रेस पार्टी में काम करते हो। तो फिर अब टिकट मांग रहे हैं, अब भी काम कीजिए। किसने कहा टिकट मांगने को आपको? निश्चित तौर पे हर राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है, जो संगठन में काम करता है, जो वर्षों तक आदमी संगठन में काम करता है। मैंने कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता में के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मैं NSUI से जुड़ा,
कॉलेज यूनिट का अध्यक्ष रहा, जिले का अध्यक्ष रहा, प्रदेश में सचिव रहा, प्रदेश में महामंत्री रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। और जब माननीय राहुल गांधी जी राजनीति में आए तो उन्हें एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी मिली। उसी दौरान मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की और आम घरों के नौजवान जो राजनीति में काफी दूर थे उनके लिए संगठन के दरवाजे खोले और उन्होंने कहा कि अब आम घरों के नौजवान जो हैं उनको राजनीति में भागीदारी बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने एक टैलेंट सर्च प्रोसेस किया, क्योंकि मैं संगठन में पहले से काम कर रहा हूँ। तो उस प्रक्रिया के तहत मैं पहला प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया और मेरा सौभाग्य, उस वक्त राहुल जी स्वयं फोन करते थे जिसको अध्यक्ष नियुक्त करते थे। तो मेरा भी सौभाग्य मानता हूं कि मैं संगठन का वो सिपाही हूं जो राहुल गांधी जी द्वारा नियुक्त किए गए। और उस वक्त स्वयं उनका फोन जब मैं बना था तो आया कि आपको चुना गया है। जब आदमी संगठन में काम करता है तो उसकी इच्छा होती है। पूरे देश भर में प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पे मैंने काम किया, राष्ट्रीय स्तर पर एनएसयूआई में काम किया, युवक कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी काम कर रहा हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विभिन्न जिम्मेदारियों को मैंने निभाया। हर आदमी की इच्छा होती है कि वो चुनावी राजनीति में आए। 2009 में भी एक ऐसा अवसर था, लेकिन पार्टी ने जो भी फैसले लिए हों, हम पार्टी के फैसले के हमेशा साथ रहे। तो हमारी भी इच्छा है कि संगठन में इतने वर्षों तक काम किया है, अब समय है अपने क्षेत्र की सेवा करने का। 2009 में 2009 टिकट मांगी। 2009 में कांग्रेस पार्टी में खुद प्रदेश का अध्यक्ष था संगठन का, और ऐसी परिस्थितियां थी कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी थी। राहुल राव कितना आसान समझते हैं टिकट लेना? आपकी बार 28 कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं, क्या आप इतना आसान समझते हैं? रास्ता इतना आसान नहीं है, लंबी डगर है, रास्ता बड़ा कठिन है राहुल राव जी, लांबा जी। और आप ऐसा समझते हैं हलवे की प्लेट आपके सामने सज के आ जाएगी, आप हलवा खा लेंगे आराम से? इतना आसान नहीं है। आपकी बार इतना आश्वस्त क्यों? आपको टिकट मिलेगी, आप चुनाव लड़ेंगे। लांबा जी, संगठन का कोई भी व्यक्ति जब काम करता है, मेहनत करता है, तो उसे अपनी मेहनत पे विश्वास होता है और हर व्यक्ति का हक है कि वो टिकट मांगे। अगर यहाँ से 28 उम्मीदवार हैं तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से सशक्त रूप से मजबूत होकर उभर रही है और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। 1952 से लगातार कांग्रेस पार्टी का हमेशा यहाँ का जो मजबूत स्तंभ के रूप में हमेशा पार्टी रही है। भगदड़ मचने वाली है। हाँ, टिकट की घोषणा होती है, क्या होता है जो पार्टी के मजबूत सिपाही है, ये बीजेपी वाली हालत होने वाली है। लामा जी बिल्कुल, मैं आपको वो कहता हूँ, मनोहर लाल बोल रहा हूँ, 75 का नारा वो 40 भी पार नहीं कर पाए। मैं लामा जी आपको कहता हूँ कि जो पार्टी का सशक्त सिपाही है, जिसकी पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व में विश्वास है, वो हमेशा पार्टी नेतृत्व के साथ खड़ा रहता है। हमने बहुत कमजोर से कमजोर समय भी कांग्रेस पार्टी ने देखा है, चाहे वो 77 का समय हो, 87 का समय हो, बहुत, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजबूती से वापसी की है और आज तो चारों तरफ माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, अपनी नीति में, अपने नेतृत्व पर, अपने पार्टी के नेताओं पर, जो इस पार्टी को मजबूत करने में स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का एक अपना मजबूत इतिहास है। तो मेरा विश्वास कांग्रेस पार्टी में है। आसान कोई चीज नहीं होती। मैंने भी अपने जीवन के 27 महत्वपूर्ण साल कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। जब आदमी जीवन का महत्वपूर्ण समय कांग्रेस पार्टी और संगठन के लिए काम करता है, दिन रात काम करता है, देश भर में घूम घूम के काम करता है, तो आसान कुछ नहीं है। आसान उन लोगों को लिए लगता होगा जो समय समय पर पार्टी, नेता, नीति और नियत बदलते रहते हो। कभी तो जवाब देगा। हाँ, हौसला कभी तो जवाब नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर अटूट विश्वास है। आपने 28 के बारे में बातचीत कर दी, अटूट भरोसा, विश्वास, वो जो साथ खड़ा रहेगा। राहुल राव को टिकट नहीं मिली तो साथ खड़े रहेंगे आपकी बार पार्टी की, या फिर चुनाव लड़ने का पूरा डेफिनेटली इरादा है? अपने जीवन के अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे इस बार मौका देगी। 28 कैंडिडेट, सबको पूरा विश्वास है। भावी विधायक रात को बड़े आराम से सोते हैं विधायक बन के, और सुबह उठते हैं जनता के बीच जाते हैं। निश्चित तौर पे लांबा जी, हर नौजवान का ये हक है, हम क्यों उसको हक मांगने से छोड़ें। लेकिन राहुल राव ने वादा किया कांग्रेस के साथ रहेंगे, सशक्त रहेंगे, खड़े रहेंगे, टिकट मिले या ना मिले। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पिछले 24 साल से तो 27 में से 24 साल से तो मैं लगातार संगठन के पदाधिकारी के तौर पे ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने अब पार्टी
पक्ष में भी रही है, पार्टी विपक्ष में भी रही है, बहुत समय सत्ता पक्ष में रहा, बहुत विपक्ष में रहा। जब हमने पिछले 10 सालों में पार्टी नहीं बदली, पार्टी की नीति और नीतियों में विश्वास रखते हुए एक साथ खड़े रहे, हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और हमेशा पार्टी के साथ जब पहले नहीं बदले तो आगे भी नहीं बदलेंगे। ठीक है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखती है। जब भी 10 साल से हारते आ रहे हैं अहिरवाल क्षेत्र में, देखिए हार सीट निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको, आपका सीधे पड़ रही है इतने बड़े बड़े, और आपकी बार भी आपकी हालत बहुत पतली अहिरवाल क्षेत्र में। हार और जीत चुनाव कभी जो खेल भी अगर होता है तो एक खिलाड़ी जीतता है, एक हारता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आपने हारे। काम गिनवाई इसलिए हमने पूछा, अगर इतने अच्छे काम थे तो अहिरवाल की जनता बार बार बीजेपी कांग्रेस को पटकनी दे क्यों रही है? हम पहले 14 सीटें बीजेपी की बार 11 सीटें, की बार बीजेपी कहती है 15 सीटें लेंगे। इधर सुनिए, बीजेपी क्या कहती है, वो तो 75 पार का नारा लगाया था, लेकिन आए कितने? लेकिन आपके अहिरवाल से 11 सीटें ले आए दोनों बार अहिरवाल क्षेत्र, ये मत भूलिए राव साहब, दोनों बार अहिरवाल क्षेत्र ने बीजेपी की सरकार बनाई है, दोनों बार बीजेपी की। लांबा जी आप, और अहिरवाल क्षेत्र ने ही सरकार बनाई है। आप सुनिए फिर मैं आपके उत्तरों का जी। हार और जीत चुनाव का एक हिस्सा है, लेकिन हम ये कह दें कि कांग्रेस के प्रति बिल्कुल ही समर्थन नहीं रहा, ये बिल्कुल गलत है। रेवाड़ी से हो, महेंद्रगढ़ से हो, हमारे आज भी विधायक हैं, ठीक है ना। कभी भी जब सरकारें बनती हैं तो बहुत सारे कारण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार के वादे के साथ आई, लेकिन पिछले 10 साल में जहां 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, आज 20-25 करोड़ से अधिक तो बेरोजगार हो गए लांबा जी। और आपसे भला, आप एक बात आप बिल्कुल ठीक है कि कौन जीता कौन हारा उससे अलग, आप दक्षिण हरियाणा की राजनीति को बहुत वर्षों से मैं आपको देखता हूं, अपनी पहला इंटरव्यू है लेकिन आपके लगातार चैनल को मैं भी देखता हूं, आप बहुत बारीकी से स्थानीय स्तर के मुद्दों को भी उठाते हैं, नेताओं के इंटरव्यू भी करते हैं। आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि दक्षिण हरियाणा के अंदर हार जीत अलग है, लेकिन कांग्रेस के नेता एक मजबूत स्तंभ के रूप में यहाँ हैं। और इस बार जो बीजेपी के जुमले थे वो नहीं चलेंगे। बिल्ली के से छिक्का कई बार टूट जाता है, कई बार ऐसा कई कारण हो जाते हैं कि सरकारें बन जाती हैं, लेकिन पिछली बार भी हरियाणा की जनता ने मन बनाया था कांग्रेस को सरकार बनाने का। 6840 के करीब वोट थे। अगर ये वोट हम अपने हिसाब से डाल दें तो कांग्रेस भी 40 पर खड़ी थी और भाजपा भी 31 पे आ जाती। हम कोई सीट 700 से जीते, कोई 400 से जीते, कोई हारे, कोई 700 से हारे, कोई 400 से हारे। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने नकारा था, लोगों का मन था पिछली बार भी, और लोग इस बार और अधिक सजग हैं। उन्होंने देखा कि पिछली बार कुछ कारणों से सरकारें नहीं बन पाई। इस बार आप मार्जिन देखेंगे कि कांग्रेस के उम्मीदवार कई हजार वोटों से जीतेंगे, 10-10, 20-20 हजार, 30-30 हजार मार्जिन रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है। कितने गांव आते हैं कोसली में आपके? कोसली में 138 गांव हैं, 274 बूथ हैं। कितनी बार जा चुके हैं आप लोगों के बीच? लगातार सुख में और दुख में। मेरी एक शुरू से आदत है कि किसी के हो सकता है निजी फंक्शंस में जाएं या ना जाएं, लेकिन हर एक के सुख दुख में पहुंचने का प्रयास करें। तो सुबह नियमित एक दिनचर्या है। चुनाव में ही है तो लगातार, लेकिन क्योंकि संगठन की भी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो जब वो रहती है तो कोशिश करते हैं कि उन 3 से 4 दिनों को डिवाइड करें, संगठन और क्षेत्र में तालमेल बनाकर, जिस तरीके से तालमेल बनता है उस तालमेल के अनुसार अपने शेड्यूल को बना के लोगों के बीच। क्या चेहरे पे रिएक्शन है लोगों के आपके प्रति? अब 138 गांव में जाते हैं, हर घर तक पहुंचे हैं, और आप कहते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। चलो कोसली की बातचीत करेंगे, लक्ष्मण सिंह यादव आपके आशा में करे नहीं उतरे, और विक्रम जी मेरी नहीं, चलो कोसली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों की। आप घर घर जा रहे हैं, निश्चित आपने समस्या भी तो देखी होंगी, आपने नोट भी की होंगी, हर गांव में हर घर में समस्या। मैं आपको बताता हूँ ऐसी समस्याएं। आप गुड़गांव से आएंगे, रेवाड़ी से आएंगे, झज्जर से आएंगे, पालावास बड़ा गांव है जी। पिछले 10 साल से वहां पर एक आवश्यकता है पुल के बनने की। हाय दिन वहां दुर्घटनाएं होती हैं। वहां पे स्टेट हाईवे है, NH-71 है, बड़े बड़े ट्राले चलते हैं, ट्रक चलते हैं, लेकिन आज तक आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना से अपाहिज हो जाता है। कई नौजवानों ने, कई बुजुर्गों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन आज तक वो फ्लाईओवर नहीं बना। ठीक है जी। आप यहां से थोड़ी सी दूर पे गामड़ी गांव है, आप जाइए, रोड की क्या हालत है। आप सुरखपुर में जाइए,
मैं ये नहीं कह रहा, जिन लोगों ने भाजपा की भी वोट दी, मैं अभी 5-7 दिन पहले बुजुर्गों के साथ बैठा था, जवानों के साथ बैठा था सुरखपुर गांव। उन्होंने कहा कि हमने दोनों विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, विक्रम जी को भी, लक्ष्मण जी को भी। ठीक है। और हमने भाजपा के निशान पे वोट दिए, लेकिन हमारे गांव की रोड तक नहीं बनी। और क्या कारण थे, अलग अलग कारण वो बताते रहे। ये मैं आपको वो मूल चीजें बता रहा हूं जो बहुत साधारण है। गुरावड़ा का वो आज तक नहीं बनी। उन लोगों ने अब कहा कि हमने मन बनाया किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब मैं आपको बताता हूं गुरावड़ा कॉलेज की। गुरावड़ा में कॉलेज है। हमारा इलाका, जैसे आपने कहा कि हमारा इलाका बहुत सरल है, बहुत ठंडा है और आंदोलनों से अधिक अपनी काम, मेहनत और अलग अलग चीजों के हिसाब से बिल्कुल वो आगे बढ़ने का काम करता है। आज यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। कोई भी आदमी, आपके पास कोई मशीन है ऐसी? हाँ है, खुद आला मेरे दिन का पास वो चिराग सोच है। राहुल राव कोसली विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और ये खुद सशक्त उम्मीदवार है कांग्रेस से। 28 कांग्रेस के भावी विधायक, उनमें ये भी अपने आप को कन्फर्म आश्वस्त है टिकट को लेके। अब की बार हमें मौका मिलेगा और यहाँ से जीतेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। यहाँ पर हमारा कोसली विधानसभा का क्षेत्र में अगर इधर से जाएंगे पालावास से आगे तो चौकी पहला गांव है। ठीक है, ठीक है। इधर आप जाएंगे मस्तापुर की तरफ से तो रेवाड़ी शुरू हो जाता है 10 मिनट की दूरी पे। NH-71 हमारे बीचों बीच गुजरता है। ठीक है जी। 30 किलोमीटर की दूरी से मानेसर की दूरी है सिर्फ 30 किलोमीटर। हाँ। बिलासपुर चौक से आ जाओ, मानेसर से आ जाओ, 30 किलोमीटर की दूरी। इधर से भिवाड़ी और टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी हमारी ठीक है। NH-8 को हमारा 71 टच करता है हाईवे। ठीक है। इधर से बिलासपुर जो हमारा है वो हमारे से NH-8 को टच करता है। रेवाड़ी हमारा NH-71 टच करता है। ढेहना से आप जाएंगे, रेवाड़ी से आएंगे, 20 मिनट में हम 152D को टच करते हैं, बूचावास पहुंच जाते हैं। यहां से लुखी से हम 20 मिनट में बूचावास पहुंच जाते हैं, 152D। हमारे चारों तरफ सड़कें दुरुस्त नहीं है, किसी की सोच नहीं है, लेकिन कोसली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ हरियाणा के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बनने की अपार संभावनाएं हैं। और भगवान ने हमें अवसर दिया, पार्टी मौका देगी, लोगों का आशीर्वाद मिला तो हम कोसली को हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। क्यों? सुनो, आपको और बताता हूं। आपको बिलासपुर से पाटोदा तक 4 लेन 6 लेन करने की आवश्यकता है। ठीक है। आपको हिली मंडी से गुड़ियानी होते हुए कोसली तक 4 लेन 6 लेन करने की आवश्यकता है। आपको रेवाड़ी से ढहना रोडों को डबल करने की आवश्यकता है और बूचावास तक करने की आवश्यकता है। यहां कोसली के चारों तरफ रिंग रोड को और अधिक सशक्त करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। और कोसली से लेके बूचावास तक एक्सप्रेस हाईवे की तरह रोड बनाने की आवश्यकता है। जब औद्योगिक घराने, भौगोलिक स्थिति अच्छा है, लोग मेहनती हैं, सरल हैं, ठंडे स्वभाव के हैं, तो लोग 80 किलोमीटर दूर नीमराना क्यों जाएंगे? अगर हम यहाँ पे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अगर अपने इलाके के नौजवानों के रोजगार के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ना पड़े, किसी उद्योगपति से बात करनी पड़े, सरकार से बात करनी पड़े, मुख्यमंत्री से बात करनी पड़े, तो मैं तो कहता हूँ हाथ हाथ नहीं, मैं अपने नौजवानों के लिए दंडवत प्रणाम तक कर सकता हूँ। ठीक है राव साहब जी, लच्छेदार बातें बहुत अच्छी करते हैं आप। 70 साल से हमारे भारत के नेता, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, सबके बारे में आप कहते हैं विकासशील, तो विकसित कब होगी? वहीं पे मामला अटका हुआ है। नाली में पानी नहीं जा रहा है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, हमारे गांव में अस्पताल नहीं है, हमारे गांव में कॉलेज नहीं है, हमारे तालाब नहीं है, हमारी बिजली नहीं आ रही। तो ये विकास विकसित देश कब होगा? हर रही नेताओं की बात। बनने से पहले आपके तरह ही बहुत ऐसे नेता हैं, बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यू हमारे साथ किए। सर एक मिनट, बड़े बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं, आगे पीछे कमांड होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जब साहब मिलने जाएं तो घर के बाहर कुत्ते बने होते हैं, या फिर उनके कमांडो उठा के फेंक देते हैं, या फिर साहब मिलते नहीं है, चंडीगढ़ गुड़गांव होंगे, साहब अंदर एसी में सो रहे हैं, मिलने के बाद कुर्सी की सनक और इतना हाई पावर 5 साल तक। ये लोग जो आप बता रहे हो कीड़े मकोड़े नजर आते हैं सबको। ये 4 महीने ही ये लोग क्यों नजर आते हैं नेताओं मुन्ना भाई? सर आप पे क्यों भरोसा करें? मुन्ना भाई बता दीजिए। मेरे पे इसलिए भरोसा करें कि किसी भी व्यक्ति की जब सोच
पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, उसका पार्टी जिस पार्टी में वो टिकट मांग रहा है वहां पे उसके प्रति उसका कमिटमेंट कितना है, उसकी वफादारी कितनी है, अपने लोगों के प्रति कितना सजग है, किस तरह के मुद्दों की बात कर रहा है, किस तरह के मुद्दों को उठाने की बात कर रहा है, क्या वो बात कर रहा है। आप भी बहुत लोगों से मिलते होंगे और आपको भी उम्र में भी आप मेरे से बड़े हैं, तो आपको समझ भी होगी। और मेरे ख्याल से जिस तरह से नेता सार्वजनिक जीवन में रहता है, पत्रकार भी सार्वजनिक जीवन में होता है, वो पहचान सकता है। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आपने निश्चित तौर पे देखे होंगे लोगों के दरवाजे बंदे होंगे। मेरे यहाँ तो देखा होगा आपको दरवाजे। आप अभी विधायक नहीं बने हैं, राहुल राव अभी विधायक नहीं बने हैं। मैं आपको एक कह सकता विधायक हूं, बनने की बात है, गेट के बाहर। अब हमारी गाड़ी अंदर आई, उसके बाद तो हमारी गाड़ी कहीं बाहर खड़ी मिलेगी। मुन्ना भाई, हाँ, मैं आपसे कहता हूँ 4 तारीख को मतदान होगा, 1 तारीख को मतदान होगा, 4 को मतगणना होगी। और परिवार एक पृष्ठभूमि हो, क्षेत्र के लोगों से लगाव हो और व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आपको दिखे तो आपको फिर मिलेंगे। पार्टी ने अवसर दिया तो 4 तारीख को आप और हम यहीं बैठे होंगे, ठीक है राव साहब। ठीक है ना। और आपको जीवन में वो हो सकता है उन लोगों की सोच क्या रही होगी। मेरे परिवार के जो संस्कार हैं वो मुझे यही सिखाते हैं कि कितना भी कुछ हो, कितने भी आप में ताकत बढ़े, कितना भी आपका सम्मान बढ़े, लेकिन अगर लोगों से आपका व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है राव साहब, चलो मान लेते हैं मेरा- आपकी सोच नेक इरादा नेक मेरा ये उसमें कोई फिर फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है। अगर आपके व्यवहार में बदलाव आ जाए तो क्या फायदा है। मैं बता रहा हूं कि मैंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय, क्यों अब ये विधायक बनना चाहते क्यों आप? क्यों मकसद क्यों बनाया? 27 साल बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते थे आप। मेरी ये आपने सोच कांग्रेस को 27 साल दिए और लगातार आप टिकट मांगते मुन्ना हैं भाई, आप। मेरे दादाजी, मेरा लीलोड़ गांव है। ये मकसद बना लिया विधायक बनने का। मेरी राजनीति में रुचि, मेरी क्षेत्र के प्रति एक आदमी का सोच होती है कि अपने क्षेत्र को कुछ ना कुछ दूं। और तो सेवा तो कर ही रहे हैं, करते रहिए, किसने रोका है? राजनीति एक इतना बड़ा माध्यम है, वो आपको ऐसी ताकत देती है कि आप लोगों के वो भविष्य संवार सकें जो उस कलम से ही संवर सकते हैं। मेरे परदादा जो है, मेरा लीलोड़ गांव है, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी में है। मेरे परदादा 2 योजना गांव के सरपंच रहे। ठीक है। तो उनकी एक सोच थी कि आदमी शिक्षित हो, इलाके में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। तो मैं समझता हूं कि भगवान ने वो संस्कार मुझे अपने पूर्वजों से मिले हैं, अपने परिवार से मिले हैं, तो कभी व्यवहार में आप परिवर्तन नहीं देखेंगे। और इस क्षेत्र की और प्रदेश की जो सेवा है ना, वो ईमानदारी से करेंगे जब तक सार्वजनिक जीवन में है। विधायक बन के कहीं मेवा खाने का इरादा तो नहीं है? मेरे इस पास एम्पायर को 4 गुना और बढ़ाएं। मेरे ऊपर गोवर्धन गिरिराज महाराज की बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर श्याम बाबा की बड़ी कृपा है, ताकि मैं अपने जीवन में संगठन को समय देता हूँ, क्षेत्र को समय देता हूँ, राजनीतिक जीवन में समय देता हूँ, और उसके अलावा जो भी मुझे समय मिलता है वो मैं भगवान के चरणों में देता हूँ। तो मेरे ऊपर भगवान गोवर्धन गिरिराज महाराज की बड़ी दोनों हाथों से कृपा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि मुझे मेवा से मेरा पेट भरा हुआ है। इस क्षेत्र को कहते हैं ना, नेता वो जो देता, नेता देने वाला होना चाहिए। मेरे क्षेत्र के लोग मेवा खाएं, मेरे क्षेत्र के नौजवान रोजगार से युक्त हों, मेरे क्षेत्र से बेरोजगारी खत्म हो, मेरे क्षेत्र से भ्रष्टाचार खत्म हो। मेरा क्षेत्र जो है दिल्ली से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है, 70 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो। मेरे लिए भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, बड़ी कृपा है। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान से हम मांगते मांगते थक जाएं, लेकिन वो देता देता नहीं थकता। उसने इतना दिया है कि इस क्षेत्र की सेवा करनी है। मुझे कुछ किसी चीज की लोभ और लालच नहीं है, परमात्मा ने बड़ी कृपा दी है। वो तो कहते हैं चलो शादी नहीं करवाई, वजह क्या है? जीवन में समर्पित हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, भगवान के अध्यात्म में रुचि है और लोगों की सेवा की रुचि है। तो भगवान की भक्ति करते हैं और क्षेत्र के लोगों की सेवा हो, अपना संपूर्ण समय क्षेत्र और भगवान को दे पाए, ऐसी सोच है। या फिर कोई कसम तो नहीं खा रखी? नहीं, कोई अब विधायक बनने के बाद शादी करेंगे, जब तक कुंवारे रहेंगे? ऐसे कोई नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि आराम से अपने सार्वजनिक जीवन में
लोगों की सेवा से, संगठन और पार्टी की सेवा से फुर्सत नहीं है, और उसमें से समय मिलता है तो आदमी अपने जीवन का कुछ हिस्सा भगवान के प्रति और उसके प्रति समर्पण रहता है, तो उसमें गुजारता हूँ। राव साहब, आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं जी अच्छा बोलते हैं जी, अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपकी शुक्रिया। सोच बहुत अच्छी है। चलो, और हम तो आशा करते हैं ये सोच विधायक बनने के बाद भी ऐसी रहे। निश्चित तौर पे मुन्ना भाई, ऐसा ही यहाँ है। राव इंद्रजीत का गढ़ है, राजनेताओं का घराना रहा है, और आप तो एक नॉर्मल परिवार, नॉर्मल घर। राहुल राव, ना चाणक्य नीति आती है, ना साम दाम दंड भेद आता है राहुल राव को, और चुनाव राजघरानों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो चुके हैं। तो कहाँ खड़ा पाते हैं राजघरानों, क्योंकि राव इंद्रजीत के बिगैर यहाँ से जीतना बड़ा मुश्किल है। उसके 15-20 हजार वोट तो उनके परमानेंट उनके साथ रहते हैं। आपने एक बात कही थी कि हमारा इलाका है वो बहुत सरल है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा इलाका क्षेत्र जो है वो बहुत मेहनतकश लोगों का है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे, सबसे अधिक फ्रीडम फाइटर दिखेंगे तो हमारे इलाके से पूरे दक्षिण हरियाणा से आपको अनेकों मिलेंगे। अगर जब देश की सरहदों की रक्षा करने की बात हो तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपने लहू से सींचा है और सरहदों की रक्षा की है। चाहे 1962 का युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो, हर गांव के अंदर शहीदों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, शहीद स्मारक हैं जी। तो हमारा क्षेत्र जो है वो बहुत बहादुरों का है। ठीक है। जब जब इस क्षेत्र में कोई नौजवान इस इलाके की हितों की बात करता है, इस इलाके के हितों की बातों में उन्हें बात दिखाई देती, उनके मुद्दों में ताकत दिखाई देती है, और एक दिखाई देता है उसमें वो ऊर्जा, वो आशा, वो उम्मीद। तो 70 साल में पहली बार राव साहब आए हैं, राहुल राव। 70 साल से राजघरानों का कब्जा है इस क्षेत्र पे, और वो लगातार जब चाहे किसी पार्टी से चुनाव लड़ लेते और जीत जाते हैं। मुन्ना भाई, क्या पहली बार 70 राहुल राव ऐसे आए हैं मुन्ना भाई, जो विकल्प के तौर पे कौशली की जनता आपको देख रही है, आपने जागृति पैदा कर दी, ऐसा ऐसा समझे? मुन्ना भाई, मैं ये कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत सजग है, और बहुत परिवर्तन आया है पिछले 70 सालों में और वर्तमान समय में। पीढ़ी दर पीढ़ी नौजवानों में सोच भी बदली है, विकास के प्रति जागरूकता बढ़ी है, क्षेत्र के विकास के प्रति उनमें और अधिक जागरूकता बढ़ी है। जिस तरह से मुन्ना भाई चैनल्स के माध्यम से आवाज को बुलंद करके लाखों घरों तक पहुंचाते हैं, आज अखबार का माध्यम हो, सोशल मीडिया का माध्यम हो, यूट्यूब चैनल्स हो, आज लोगों में जागरूकता है। और हमारा क्षेत्र, जैसे आपने किसान आंदोलन की बात की, वक्त के थपेड़े जो है ना, हमारा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा हुआ रहा है। अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर वो खड़ा हुआ है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मैं कह रहा हूं ना आपको कि फौज, देश की सरहदों की रक्षा की बात हो, अपनी मेहनत से खड़ा हुआ है। 3 सीटें लोकसभा में आपकी पार्टी ने जीता के दी है, ये मत भूलना अभी आप। हाँ, जीटी बेल्ट से बीजेपी पार्टी बहुत बुरी तरह आ रही है। अहिरवाल क्षेत्र ने 3 लोकसभा की सीटें अभी जीत के आप झोली में डाली है बीजेपी की। देखिए, दक्षिण हरियाणा का हिस्सा रोहतक है, रोहतक से हम जो है जीते। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र मात्र कुछ हजार वोटों से हम हार गए। 5 विधानसभा अहिरवाल की 500 से राव दान सिंह बहुत बुरी तरह हार के निकले हैं। अपने खुद के बूथ से हार के निकले हैं, अपने गांव से हार के निकले हैं, अटेली से, नांगल चौधरी, नानोल, महेंद्रगढ़, कनीना, सब जगह अहिरवाल की जनता ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने मैंने सर्वे किए हैं, मैं जनता की बता देता हूँ। सर्वे में लोगों ने एक बात बोली है सर, मैं एक बार बता देता हूँ, ये वोट राव साहब को नहीं जा रहा है, राव दान सिंह को, ये हुड्डा साहब को वोट जाएगा। हम देना नहीं चाहते हुड्डा साहब को, सरकार हुड्डा साहब की बन रही है। राव दान सिंह टिकट गलत लेके आ गए, अगर और दूसरी पार्टी होती वोट दे देते बीजेपी होते तो। हम राव दान सिंह के खिलाफ नहीं है, हुड्डा के खिलाफ है सर। बिल्कुल नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों में आज पूरे हरियाणा का हर वर्ग और 36 बिरादरी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। 10 साल तक एरिया सिमट के रह गया था। नहीं, देखिए, हार और जीत मुन्ना भाई अलग चीज है। विधानसभा का चुनाव विधायक भी लड़ते हैं, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि। 10 साल मुख्यमंत्री रहे मुन्ना भाई, मैंने यहाँ तक सिमट के रह सर, वही तो कह रहा हूँ। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इस हरियाणा का समान विकास हुआ, नहीं तो हमेशा क्षेत्रवाद हावी था। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया,
मैं दोबारा शुरू करता हूँ। अगर आप पूरे हरियाणा की बात करेंगे तो पूरे हरियाणा की कहूंगा, क्योंकि आप दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हैं, मैं आपको दक्षिण हरियाणा की आप शुरू करिए मेवात से। मेवात में मेडिकल कॉलेज, सबसे अधिक आवश्यकता थी स्वास्थ्य सेवाओं, बिना पर्ची मत भूलना, नौकरियां। आप सुनिए एक एक करके, आप फिर याद दिलाया मैंने, मुझे बहुत याद है। हाँ। मेवात के अंदर मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी, YMCA को यूनिवर्सिटी बनाई। ओके। फरीदाबाद के अंदर मेट्रो कौन लाया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी लेके आई। गुड़गांव में मेट्रो कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेके आए, उनकी सोच लेके आई। गुड़गांव में रक्षा विश्वविद्यालय हमने बनाया, हम उसको 4 दीवारी करके गए। 10 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं चालू करते? गुड़गांव के अंदर यूनिवर्सिटी, रेवाड़ी के अंदर, मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, कोसली के अंदर रीजनल सेंटर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का, पाली के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गुरावड़ा के अंदर कॉलेज, रेवाड़ी के अंदर कॉलेज, कोसली के अंदर डिग्री कॉलेज। आप कह रहे हो कॉलेज की बात, रेवाड़ी जैसे शहर में कॉलेज नहीं था। पहला सरकारी कॉलेज अगर मिला तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कलम से मिला। गुरावड़ा में कॉलेज उन्होंने बनाया, कोसली कस्बे के अंदर उन्होंने बनाया। तो ये कॉलेज किसने बनाए? ITI किसने बनाई? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई। ये दक्षिण हरियाणा है, ये कोई एक क्षेत्र नहीं है। मैंने आपको 5 क्षेत्र गिनाए, ITI गिनाई। कितने हरियाणा के अंदर अगर सबसे बड़े सबसे अधिक यूनिवर्सिटियां किसी ने बनाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई। 1966 से लेके आज तक अगर किसी ने शिक्षा का विस्तार किया, सबसे अधिक स्कूल अपग्रेड चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब यहां से सांसद थे, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो सबसे अधिक अगर स्कूल अपग्रेड हुए तो उस कार्यकाल में हुए। पूरे हरियाणा के अंदर अगर सबसे अधिक स्कूलों का अपग्रेड हुआ, मिडिल को हाई बनाया, हाई को सीनियर सेकेंडरी बनाया, प्राथमिक को मिडिल बनाया, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया। ये बात है इन चीजों की। ठीक है। उद्योग कौन लेके आया? उद्योग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लेके आए। उस टाइम रोजगार में नंबर 1 था। आज आंकड़े तो सरकारी आंकड़े हैं, आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। अगर गोवा को छोड़ देते थे तो प्रति व्यक्ति आय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा नंबर 1 था, गोवा को छोड़कर प्रति व्यक्ति आय में। आज कहां है? क्या स्थिति है? बारिश आती है, गुड़गांव समुद्र बन जाता है, कोसली की सड़कें टूट जाती हैं, पालावास आसपास की सड़कों के हालात देखो। कोसली का पुल भी गिर गया है। कोसली का पुल हो, मैं कह रहा हूं, आपके सरकार में बना था 2010 में। 2010 में बना, और सब 10 साल में भारत का पहला पुल ऐसा है तो 10 साल में आपका गिर गया और आपकी सरकार में बना। हुड्डा साहब यहाँ उद्घाटन करने नहीं पहुंचे, आपको याद है? उस समय में रिपोर्टर था सर, हुड्डा साहब ने आने से मना कर दिया था। यहाँ 2 नंबर का पुल बना के यहाँ लोग बता दीजिए। वही बताता हूँ। अभी आपने दक्षिण हरियाणा से भेदभाव की बात की, मैंने आपको पूरा अवगत कराया कि किस तरह से विकास हुआ, कहाँ तक गया। पानी का समान बंटवारा भी उनके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, 24 घंटे पानी आता है। हमारे 10 साल पानी नहीं है यहाँ पे। लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में समान बंटवारा हुआ। हम कोसली में, सर एक मिनट, कोसली में मौजूद हैं, कोसली के लोगों पे छोड़ते हैं, कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। 10 साल में हुड्डा राज में क्या वास्तव में कोसली में पानी की बर्बाद थी या इस सरकार में 24 घंटे पानी आता है? अपनी राय लिख के डालिए सर, बता दीजिए। अगर कोई विकास कार्य अधूरा है, मान लीजिए ये सड़क नहीं बनी, मुझे बनानी थी, मैं आधी बना के छोड़ के चला गया, ठीक है, क्या 10 साल से एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उस अधूरे पड़े काम को पूरा कराए? लोगों ने उम्मीदों से वोट दी थी, लोगों ने उम्मीदों से वोट दी थी ना, उनके जुमले सुन के वोट दी थी। आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम पर है, आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। आज रसोई गैस के सिलेंडर के क्या दाम है? 1000 रुपए से अधिक। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल सस्ता है और यहाँ 100 रुपए से पार। क्या स्थिति है? डबल इंजन की सरकार है ना। अगर किसी गांव में मैं मेट्रो लेके आए, मेट्रो का 1 इंच मेट्रो गुड़गांव में नहीं बढ़ी, 1 इंच मेट्रो बहादुरगढ़ से आगे नहीं गई, 1 इंच मेट्रो बल्लभगढ़ से आगे की नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि सोच नहीं थी इस इलाके ने सीट तो दी थी ना, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 2000 इसमें भी जीते, 19 में भी जीते और उससे पहले भी जीते थे। तो क्या हुआ? क्योंकि सोच नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि विकास नहीं है। ठीक है, बहुत झूठी पार्टी। राहुल जी, चलते चलते हरियाणा के लोगों को और कोसली के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कोसली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं और साथ ही हरियाणा वासियों से कहना चाहता हूं कि आज तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को
वोट पड़ेंगे और 4 अक्टूबर को गिनती होगी। आपका ये वोट हरियाणा से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, हरियाणा में 36 बिरादरी का राज कायम करने के लिए, हरियाणा के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, और विशेष तौर पे मैं आपके कोसली के मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि 1 तारीख को आपका एक एक वोट, क्योंकि आप लोगों ने मन बनाया है, और 1 तारीख को मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एक एक वोट हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी की सरकार को लेके आएगा। और आपका ये वोट, मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोसली विधानसभा से हम बेरोजगारी मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और हर हाथ को और हर नौजवान को रोजगार देंगे, और हरियाणा में विशेष तौर पे कोसली में हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हम स्थापित करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया। हमारे साथ राहुल राव, खास बात कोसली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सशक्त उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे हैं। कोसली के लोगों पे हम 1-2 बातें छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। क्या वास्तव में ही राहुल राव कोसली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के आंसुओं पे खरा उतरेगा? और क्या लगता है कोसली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, क्या कांग्रेस पार्टी राहुल राव को टिकट देगी? आप कितने सहमत से इस बात से? और साथ साथ आपके राय ये भी लेना चाहेंगे, अगर टिकट दे देती है कांग्रेस पार्टी राहुल राव को, तो कितने प्रतिशत चांस से, कितने मार्जिन से जीत के ये कांग्रेस के झोले में अपनी टिकट डाल पाएंगे? और राहुल राव ने हमने कैमरे के सामने जो बातें रखी हैं, उन बातों से आप कितने सहमत हैं? ये सारी बातें कोसली विधानसभा क्षेत्र के लोगों पे छोड़ते हैं, राय जरूर दीजिए। आपके राय का मैं बेसब्री से इंतजार रहेगा। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।